नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लेक्चर है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम पार्ट 3 को कवर करने जा रहे हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हर एक चैप्टर में अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगी। द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जी एकेडमी। चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो का एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूजर्स को बेनिफिट होगा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में समझना चाहते हैं। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे जो पहली टर्म है वो है NIH, जिसको बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हेल्थ का इंस्टीट्यूट कह सकते हो आप, या एजेंसी है, जिसने कि NCBI को सपोर्ट किया है। किसको करा है? NCBI, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो NIH ने क्या कर रखा है? NCBI को सपोर्ट कर रखा है, ठीक है, मेंटेन कर रखा है। दूसरी चीज, अभी हमने पिछली वीडियो में NLM के बारे में पढ़ा था। NLM बेसिकली क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। तो उसको भी मतलब बेसिकली जो NLM है ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अंदर ही है, ठीक है। जिस जगह पे NIH है उसके अंदर ही क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन भी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। जो NIH है वो लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका पूरा एड्रेस है 9000 9000 या तो 9000 रॉकविले पाइक, ठीक है, बिथास्डा मैरीलैंड। तो 9000 रॉकविले पाइक, बिथास्डा मैरीलैंड, ये यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह है। तो NIH इस जगह पे सिचुएटेड है, ठीक है। NIH इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और हेल्थ सर्विस का पार्ट भी है, ठीक है। हेल्थ सर्विस का पार्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के। और बेसिकली इसके हट के भी सबसे अच्छी चीज ये है जो कि जितनी भी बायोमेडिकल रिसर्च होती है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जितनी भी बायोमेडिकल रिसर्च होती है उनमें NIH का हाथ इसलिए होता है कि NIH उन सबको सपोर्ट करती है, फंड करती है बेसिकली, ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट पहुंचाती है, ठीक है। इसलिए NIH का बहुत नाम है। और जब भी आप NCBI की वेबसाइट खोलते हो तो लास्ट में NLM.NIH ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, जिस संस्था ने NCBI को सपोर्ट कर रखा है, मैनेज कर रखा है, फंड से हेल्प करती है, तो काफी तरीके से हेल्प करती है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉसम। ब्लॉसम की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, BL से ब्लॉक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। तो BL से मतलब ब्लॉक हो गया, SU से हो गया सब्स्टिट्यूशन और M से मैट्रिक्स। तो ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स एक मोस्ट पॉपुलर मैट्रिक्स है, बताऊंगा मैं बेसिकली किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। तो जब भी आप ब्लास्ट रन कर रहे होते हो NCBI में, ब्लास्ट NCBI में रन कर रहे होते हो, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, जब भी आप NCBI में रन कर रहे हो तो वहां पे एक एल्गोरिदम पैरामीटर आता है, पैरामीटर पे सिलेक्ट करते हो तो वहां पे आप ब्लॉसम 62 है ना, इस तरीके से सर्च करते हो, है कि नहीं, ब्लॉसम 45, ब्लॉसम 80, है ना, ये कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो बेसिकली ये है क्या? ये एक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स है, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स जो कि सीक्वेंस अलाइनमेंट में हेल्प करता है। डिपेंड करता है प्रोटीन की कर रहे हो या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली लोकल अलाइनमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, कौन सा? ब्लॉसम, ठीक है। इसके अलग अलग फ्लेवर होते हैं बेसिकली, जैसे कि ब्लॉसम 80, ब्लॉसम 62, ठीक है, ब्लॉसम 45, ये मोस्ट पॉपुलर होते हैं, ठीक है। तो ब्लॉसम 80 जो होता है वो यूज किया जाता है मोर रिलेटेड प्रोटीन, जो प्रोटीन सबसे ज्यादा रिलेटेड होते हैं, ठीक है,
ब्लॉसम 62 यूज किया जाता है मिड रेंज वालों के लिए, जो मिड रेंज के मतलब प्रोटीन होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। और जो ब्लॉसम 45 होता है वो डिस्टेंटली रिलेटेड प्रोटीन के लिए यूज किया जाता है, डिस्टेंटली रिलेटेड, ठीक है। डिस्टेंटली रिलेटेड का मतलब समझे तो बहुत अलग अलग स्पीशीज के हों, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये भी मैं आपको बताऊंगा जब ब्लॉसम आपको करवा रहा हूँ स्पेसिफिक टॉपिक, तो उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। बस ये समझ लेना, ये एक मैट्रिक्स होती है जो कि सीक्वेंस अलाइनमेंट जब भी हम कर रहे होते हैं, सॉरी बेसिकली जब ब्लास्ट कर रहे होते हैं तो उसमें ये पैरामीटर आता है ब्लॉसम का, ठीक है। और उसके 3 फ्लेवर होते हैं, ब्लॉसम 80, ब्लॉसम 62। ब्लॉसम 62 मोस्ट पॉपुलर है, हम यूज करते हैं नॉर्मली क्योंकि ये मीडियम रेंज का होता है, ठीक है। और ब्लॉसम 45, ठीक है, ये क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन के लिए होता है, मीडियम रिलेटेड प्रोटीन्स के लिए होता है, और ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंटली रिलेटेड प्रोटीन के लिए होता है, मतलब जो बहुत प्रोटीन्स बहुत ज्यादा अलग अलग स्पीशीज के हैं, जिनका मतलब आसपास भी कोई लेना देना नहीं है अलग अलग स्पीशीज के, ठीक है। बेसिकली इवोल्यूशन में जिसका मतलब फाइलोजेनेटिक ट्री वगैरह हम बनाते हैं ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज QSAR, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स कह लो या कीमोइन्फॉर्मेटिक्स कह लो, दोनों के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, यूज होती है, ठीक है। बेसिकली ये है क्या, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग मेथड है, ठीक है। एक ये कह सकते हो कंप्यूटेशनल मेथड है, ठीक है, कंप्यूटेशनल मेथड ऑफ मॉडलिंग, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, ये ड्रग डिस्कवरी के अंदर प्रोसेस में यूज होता है QSAR। किस लिए यूज होता है, बेसिकली रिलेशनशिप पता लगाने के लिए होता है, स्ट्रक्चर की, किसी भी स्ट्रक्चर की और केमिकल कंपाउंड की, ठीक है। क्या करता है, रिलेशनशिप पता लगाता है, ठीक है। और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी होगी, ये सब चीजें जनरली जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग आपने सुना होगा इस प्रोसेस के बारे में, वर्चुअल स्क्रीनिंग, ठीक है। तो होता क्या है, उससे पहले इस प्रोसेस को किया जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर के बाद देखा होगा आपने, उन सब टर्म से रिलेटेड है QSAR। जब मैं लेक्चर में कवर करूंगा तो उसको डिटेल में कवर करूंगा, बस ये समझ लो आप मोटे मोटे तौर पे। बेसिकली ये क्या है, ड्रग डिस्कवरी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हम करते क्या है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल कंपाउंड्स की और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की प्रिडिक्ट करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज CAMD, ठीक है। CAMD बहुत कम यूज होता है, बट कीमो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड मॉलिक्यूलर डिजाइन, ठीक है। ये भी एक तरीके से क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। इसका कंप्यूटेशनल प्रोसेस है बेसिकली ये। जैसे मैंने QSAR की बात करी, CAMD हो गया, CADD हो गया, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन हो गया, तो ये सब क्या है, कंप्यूटर के टूल, कंप्यूटेशनल टूल्स हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, इन टूल्स को यूज किया जाता है डिस्कवर करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, ठीक है। किनको, कंपाउंड्स को, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो उन्हीं को बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट CADD मतलब कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। ये एक एप्लीकेशन भी है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन में इसको कवर करा है, डिटेल में कवर करूंगा एक वीडियो में स्पेसिफिकली। तो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन एक बेसिकली यूज होता है टारगेट लेड आइडेंटिफिकेशन, या टारगेट आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है बेसिकली। मतलब ये होता है कि कभी भी आप डॉकिंग जब प्रोसेस कर रहे होते हो, तो मान लो ये लाइगेंड है, ठीक है, L से लाइगेंड और R से रिसेप्टर। तो लाइगेंड बेसिकली क्या करता है, रिसेप्टर पे बाइंड करता है, बाइंड करवाते हैं ना, मतलब बाइंडिंग साइट पे, रिसेप्टर पे कहीं ना कहीं बाइंडिंग साइट होगी लाइगेंड की। तो होगा क्या, लाइगेंड जब भी बाइंड करेगा तो इस पे कई सारी साइट्स आती हैं, मैक्सिमम पॉसिबल बाइंडिंग साइट्स जो होंगी, ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन टूल जो होता है, मॉलिक्यूलर डॉकिंग कोई सा भी टूल आप यूज कर सकते हो, वो ये प्रिडिक्ट करके देता है क्या, बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, किसी भी रिसेप्टर के ऊपर या प्रोटीन के ऊपर या आपके किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट, कोई सा भी हो सकता है आपके हिसाब से, ठीक है। तो पॉसिबल बाइंडिंग साइट जितनी इसमें होगी वो सारी प्रिडिक्ट करके देगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है, मोस्ट पॉपुलर है आजकल जो यूज होता है, क्योंकि इन सिलिको मेथड के अंदर जब आप, इन सिलिको का मतलब होता है कंप्यूटर के ऊपर, जब भी आप कोई
डॉकिंग का प्रोसेस कर रहे हो तो बेसिकली अब लैब में आप करोगे तो लैब में कॉस्ट ज्यादा आएगा, टाइम लगेगा। इसके अंदर कंप्यूटर पे इन सिलिको आप करते हो तो क्या होता है, पैसा बचता है, टाइम बचता है, लेबर कॉस्ट बचती है बहुत सारी, ठीक है। और भी काफी सारे फायदे होते हैं इसके, ठीक है। आपको वैसे पता लग जाता है वर्चुअली की, एक तरीके से वर्चुअली होता है ये काम सारा। वर्चुअली मतलब एक तरीके से सोच रहे हैं हम, सोचने में ऐसा हो गया, ठीक है। वर्चुअली और एक रियलिटी, तो दोनों में फर्क होता है। तो बेसिकली जो वर्चुअली होता है ना, वो होता है कि सोचने में ऐसा हो सकता है, वो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसे वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकली उसको फिर बाद में किया जा सकता है, बट रियलिटी और वर्चुअली अलग चीज होती है। ये याद रखना है हमें, सीएडीडी एक वर्चुअली कंप्यूटेशन होती है, ठीक है, जिसमें बाइंडिंग साइट प्रिडिक्ट करते हैं हम, और ड्रग डिजाइनिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज CAMM, कंप्यूटर असिस्टेड मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये कंप्यूटर असिस्टेड जहां जहां आता है कंप्यूटर, तो समझ लो ये कंप्यूटेशनल टूल्स है, ठीक है। कंप्यूटेशनल टूल्स है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। बेसिकली इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज किया जाता है स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज को, किसी भी स्ट्रक्चर को, ठीक है, और उस इसी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो CAMM एक कंप्यूटेशन की जाती है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर को और उसकी प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए यूज की जाती है। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली ये चीज पढ़ाई जाती है, ठीक है। और ग्राफिकल विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज किया जाता है जनरली, ठीक है। ग्राफिकल या मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल्स का यूज किया जाता है, कह सकते हो आप। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट ग्राफिकल टूल है हमारा कौन सा, पाईमोल, रैसमोल, ठीक है, ICN3D जो कि ऑनलाइन है, JSMOL हो गया। तो ये सब क्या है हमारे बेसिकली विजुअलाइजेशन टूल, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन टूल, ठीक है। डॉकिंग करते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स अपने मतलब वैलिडेट करने होते, चेक करने होते, तो पाईमोल का यूज करते हैं जनरली, ठीक है। आजकल मोस्ट पॉपुलर चल रहा है जो ई वैल्यू। ई वैल्यू बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को, ठीक है। एग्जाम में ये टर्म मत लिख के आना, फॉल्स पॉजिटिव रेट भी बोला जाता है, मतलब बताता हूँ उसका क्या होता है। अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या लिखना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको फॉल्स पॉजिटिव रेट भी बोला जाता है। अब ई वैल्यू का मकसद क्या होता है, एक चीज दोस्तों याद रखना, जितनी कम ई वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में NCBI का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लास्ट हम यूज करते ही हैं, तो ब्लास्ट का जब भी रिजल्ट आता है तो कई सारी चीजें आती है वहां पे, मैक्सिमम स्कोर आता है ना, परसेंट आइडेंटिटी आती है कि नहीं, उसका उसकी ई वैल्यू आती है ना, और परसेंट कवरेज, ये सब पैरामीटर्स कुछ डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। ई वैल्यू है ना, परसेंट आइडेंटिटी, मैक्सिमम स्कोर। तो होता क्या है, एक चीज याद रखना, स्कोर और ई वैल्यू में रिलेशन, जितना ज्यादा स्कोर होगा उतनी कम ई वैल्यू होगी। आ रही है बात समझ में? और जितना कम स्कोर होगा उतनी ही ज्यादा ई वैल्यू होगी। तो हमें तो क्या चाहिए, मैक्सिमम स्कोर चाहिए ना, मतलब मैक्सिमम सिमिलैरिटी चाहिए, इसलिए हमारी ई वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ई वैल्यू ज्यादा हुई तो हमारा स्कोर कम हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता, ठीक है। क्योंकि जब भी हम ब्लास्ट कर रहे होते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ब्लास्ट में बेसिकली हम लोकल अलाइनमेंट करते हैं और अपने इंटरेस्ट मैक्सिमम सिमिलैरिटी का एक सीक्वेंस सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। आप ब्लास्ट की मेरी वीडियो को जाके देखो, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ब्लास्ट हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ई वैल्यू जितनी कम होगी उतना मैक्सिमम स्कोर होगा, मतलब जो आपका सीक्वेंस होगा ना, अननोन सीक्वेंस, उसके सिमिलर ये वाला सीक्वेंस उतना ही अच्छा होगा, ठीक है, उस उतनी अच्छी सिमिलैरिटी होगी। आ रही है बात समझ में? ई वैल्यू को फॉल्स पॉजिटिव रेट भी बोला जाता है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं, EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ठीक है। EST बेसिकली एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बहुत इजी टर्म है, ठीक है, तो इसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजी की टर्म है, ठीक है, आपको शायद पता होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, GCG। GCG
एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है, बताता हूँ किसमें। पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, जेनेटिक कंप्यूटर ग्रुप, ठीक है। तो बेसिकली जीसीजी है क्या? जीसीजी एक फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। क्या है? फाइल फॉर्मेट। और कौन सा है? टेक्स्ट बेस्ड फाइल फॉर्मेट है, टेक्स्ट बेस्ड फाइल फॉर्मेट, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड फाइल फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ? अगर आपने मेरे सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट की वीडियो नहीं देखी तो वो आप जाके देख लेना, सर्च कर लेना सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट, जी अकेडमी आ जाएगी। तो सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट वो फॉर्मेट होते हैं जिनके अंदर हम बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारे प्रोटीन सीक्वेंसेस हो गए, है ना, एक या एक से ज्यादा, ठीक है। एक जैसे फास्टा फॉर्मेट होता है हमारा, है ना, जेनपेप्ट फॉर्मेट होता है, जेन बैंक फॉर्मेट होता है, जीसी तरीके से फॉर्मेट होता है, EMBL फॉर्मेट होता है, तो बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड कौन सा है? फास्टा फॉर्मेट। लेकिन जीसीजी भी एक तरीके का फॉर्मेट है आजकल जो चुनिंदा नजरों में आ रहा है, ठीक है। तो जीसीजी फॉर्मेट जो है बेसिकली इसके अंदर हम एक टाइम पे एक ही सीक्वेंस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, इसके अंदर मेटा डेटा बहुत सारा होता है। मेटा डेटा मतलब उस सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन जो होगी वो बहुत सारी होगी, मतलब उस सीक्वेंस को किस लैब से लाया गया, ठीक है, कौन से ईयर में पब्लिश किया गया, उसका नाम, टाइटल वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, इसी को मेटा डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इस सीक्वेंस के बारे में, चाहे ये प्रोटीन सीक्वेंस है या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, इसके बारे में सबसे ज्यादा इसका मेटा डेटा होगा। जिस तरीके से जेन बैंक सीक्वेंस होता है, जेन पेप्ट सीक्वेंस होता है, सिमिलरली उसी की तरीके से जीसीजी का फॉर्मेट होता है, फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। और ये बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड फाइल फॉर्मेट है जो सीक्वेंस को स्टोर करने में यूज किया जाता है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज जीए। जीए मतलब जेनेटिक एल्गोरिथम। भाई जेनेटिक एल्गोरिथम को समझने से पहले बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। डार्विन ने दी थी ना नेचुरल सिलेक्शन, तो कभी भी नेचुरल सिलेक्शन आता है तो डार्विन का नाम जरूर आता है। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है कि भाई एनवायरनमेंट में वही स्पीशीज सक्सेसफुल होगी, मतलब आगे फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में मूव करेगी, जो कि स्टेबल है। आ रही बात समझ में? मतलब जो कि सबसे फिटेस्ट स्पीशीज है ना, वो ही नेक्स्ट जनरेशन में पास होगी, नेक्स्ट प्रोजेनी में, ठीक है। और जो अनस्टेबल है वो सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। तो ये है भाई कौन सी? नेचुरल सिलेक्शन इसका मतलब है, ठीक है। तो बेसिकली जो जेनेटिक एल्गोरिथम है वो जेनेटिक्स के प्रिंसिपल पे बेसिकली बेस्ड है। किस पे? जेनेटिक के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आ रही बात समझ में? इसके ऊपर मैं बकायदा एक वीडियो बनाऊंगा। खैर वीडियो मेरे को बहुत बनानी है, कोशिश करूंगा धीरे धीरे टॉपिक्स को कवर करने की, क्योंकि ये सब डायनेमिक्स टॉपिक्स हैं, ठीक है। और अगर बैचलर लेवल पे देखें तो बैचलर लेवल पे इतना डायनेमिक नहीं है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले बैचलर लेवल पे कंप्लीट करूँ, मास्टर्स लेवल पे फिर इसके बाद कंप्लीट करूँ, क्योंकि मैं खुद ही मास्टर्स लेवल से मैंने पढ़ाई की है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, तो मैं इसको अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम बेसिकली जेनेटिक्स के फॉर्मूले पे बेस्ड है, जो कि किसके? नेचुरल सिलेक्शन के फॉर्मूले से चलती है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? बेसिकली फिटेस्ट वन विल सर्वाइव, जो फिट होगा, फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा, आगे रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और बेसिकली ये सब चीजें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जब चेक कर रहे होते हैं ना, है फाइलोजेनी वगैरह, तब उसमें काम आती है। आ रही है बात समझ में? और बेसिकली ड्रग डिजाइन में भी जब सीक्वेंस अलाइनमेंट और भी कई सारी चीजें होती है, उसमें सेट करते हैं हम जेनेटिक एल्गोरिथम, ठीक है। जनरली सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम यूज करते हैं इसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। 10 टर्म्स हैं, एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछी जाती है जनरली, और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी पूछी जाती है, 1-2 लाइन में आप लिख सकते हो, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, 7-8 क्वेश्चन DU के एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ 10 टर्म्स के साथ, और मैं कोशिश करूंगा एक प्लेलिस्ट बनाने की, और उनमें सारे जितने भी बैचलर्स लेवल के जितने भी टॉपिक हैं वो कंप्लीट करूंगा। और हाँ, एक मैं बुक भी लिख रहा हूँ, ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे। एक तरीके से कह सकते हैं क्वेश्चन बैंक होगा वो, जितने भी आपकी क्वेरीज के क्वेश्चंस हैं वो सारे उसमें आपको मिल जाएंगे। और हाँ, एक चीज और है कि भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरा ईमेल एड्रेस आपको पता ही होगा, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड कर दो अपने अपनी यूनिवर्सिटीज के, जो भी है प्रीवियस ईयर के तो होंगे,
तो वो सब आप सेंड कर सकते हो मुझे, मैं कोशिश करूंगा उनको भी उस बुक में इंक्लूड करने की, कि हमारी टीम काम कर रही है, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड सून वी विल रिलीज दैट बुक। तो हो सकता है अगर आपको बेनिफिट नहीं होगी तो आपके जो आने वाले लोग होंगे जो इस चैनल से जुड़ेंगे उनको बहुत बेनिफिट करे। मैं ई पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसकी भी लंबी कहानियां बताऊंगा आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।